सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक बाजार दर्शन। बाजार दर्शन बच्चों एक निबंध गद्य विधा है जो निबंधकार जयंत कुमार द्वारा लिखा गया निबंध है। इसका अध्ययन हम लोगों ने पूर्ण रूप से किया। उसके उपरांत जो महत्वपूर्ण बिंदु भर कर सामने आते हैं उन बिंदुओं को लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बच्चों चलते हैं बाजार दर्शन के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लेना एक बार जरूरी बच्चों। बाजार दर्शन जयेंद्र कुमार का एक विचार प्रधान निबंध है, यानी वैचारिक निबंध है। इनका इसमें सोच है, इनका विचार है। ठीक है बच्चों, इसमें लेखक ने बाजार की आवश्यकता और उपयोगिता पर विचार किया है। बाजार की ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करना है, उनका शोषण करना नहीं। बाजार वस्तुओं का प्रदर्शन स्थल नहीं है। देखिए यहाँ पर कवि जयेंद्र कुमार यह कहना लेखक जयेंद्र कुमार यह कहना चाहते हैं, निबंधकार जयेंद्र कुमार यह कहना चाहते हैं कि यह जो बाजार दर्शन, ठीक है, बाजार दर्शन यहाँ देखने की वस्तु ना हो करके, ठीक है ना, यहाँ जो वस्तुएं होती हैं, जो सामग्रियाँ जो होती हैं, ठीक है, जो सामान रखे होते वो दर्शन करने के लिए नहीं है, देखने के योग्य नहीं है, और ना ही हमें उनकी शोभा को देख करके उन ओर आकर्षित होने की बात भी नहीं है। हमें आकर्षित नहीं होना है, बल्कि हमें उन वस्तुओं का सही तरीके से आवश्यकता के अनुसार हमें उनका उपभोग करना है या क्रय करना है। उनका कहने का तात्पर्य है वहाँ सजा करके, ठीक है, संवार करके रखी हुई जो वस्तुएं हैं वो अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं, ठीक है, खींचती है ना, लेकिन हमें उन वस्तुओं की आकर्षण की ओर ध्यान न दे करके, उस ओर आकर्षित ना हो करके, उसकी शोभा सुंदरता को ना देख करके हमें उन वस्तुओं की आवश्यकताओं को देख करके, है ना, जो हमें आवश्यक है हमें उन्हीं की खरीदारी करना है। ठीक है ना। यहाँ मतलब कहने का तात्पर्य उनका सीधा अर्थ ये है कि बाजार की सुशोभिता पर नहीं जाना है, हमें उसकी आकर्षण की ओर नहीं जाना है, हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ध्यान देना है। हमारे लिए जो वस्तु आवश्यक है हमको उसी की खरीदारी करना है, हमें उसी को क्रय करना है, इसके अलावा अन्य वस्तुओं की खरीदारी नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर दर्शन सुशोभिता की बात, सुंदरता की बात ना करते हुए वो यहाँ पर आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, इसमें एक पॉइंट है अनावश्यक क्रय। देखिए अनावश्यक क्रय नाम से पता चल रहा है कि आवश्यक नहीं बल्कि अनावश्यक क्रय। हम क्या करते हैं बच्चों, बाजार में जाते हैं, बाजार की वहाँ की सुंदरता को देख करके, वहाँ की सुशोभित वस्तुओं को देख करके हम लोग क्या करते हैं, उन ओर आकर्षित हो जाते हैं। हर वस्तु में प्रिय लगती है और हमें हर वस्तु अपनी ओर खींचती है। हम हर वस्तु को खरीदना चाहते हैं और इस तरह हम वहाँ उस बाजार के आकर्षण में फंसकर बहुत सारे वस्तुएं खरीद लेते हैं। ठीक है। फिर अंततः बाद में पछताना या पश्चाताप करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर उन्होंने ऐसा ही कुछ उदाहरण अपने मित्रों के माध्यम से दिया है। जैसे ये लेखक के मित्र एक मामूली चीज खरीदने बाजार गए थे, लौटे थे, उनके साथ उनके अनेक बंडल थे। इस फिजूल खर्ची के लिए उन्होंने अपने पत्नी को जिम्मेदार बताया। स्त्रियां अधिक सामान बाजार में खरीदती हैं, यह ठीक है, किंतु पुरुष अपना दोष पत्नी पर डालकर बचना चाहते हैं। खरीदारी में एक अन्य चीज का भी महत्व है, वह है मनी बैग अर्थात पैसे की शक्ति। देखिए यहाँ पर एक मित्र मिले जिन्होंने गए थे थोड़ा सा एक बंडल या एक सामान खरीदने, लेकिन बहुत सारा सामान खरीद कर लेकर आते हैं और जब लेखक उनसे पूछते हैं ये क्या है,
तो जवाब में अपनी पत्नी की ओर संकेत करते, इशारा करते हुए पूरा दोष उन पर थोप देते हैं, ठीक है ना, कि इनके कारण हमने इतनी खरीदारी कर ली है। तो लेखक ये कहते हैं, माना कि स्त्रियां बाजार में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना चाहती हैं, ठीक है, उनकी एक आदत है। लेकिन यहाँ पर जो है, तो यहाँ स्वयं लेखक के मित्र या पुरुष वर्ग की बात की जा रही है कि अपना दोष पूरा का पूरा स्त्रियों पर डाल देते हैं। चलिए अगला पॉइंट ध्यान देते बच्चों, पैसे की पावर। अब देखिए पैसे की पावर यानी क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर, ठीक है, पैसे की पावर, क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर। देखिए बच्चों, थोड़ा हमने पहले भी में पढ़ा था कि कुछ लोगों को क्रय करने की है ना या परचेजिंग पावर दिखाने की ताकत होती है। कुछ लोग अपने पड़ोसी के, ठीक है, यहाँ उसकी संपत्ति को देख करके, उसके यहाँ उन वस्तुओं को देख करके उनको ईर्ष्या और द्वेष की भावना होती है। अहंकारवश वो भी अनावश्यक वस्तुओं को, जिनकी आवश्यकता उन्हें नहीं है, उन वस्तुओं की खरीदारी करके वह अपने आप को यह दिखाना चाहते कि हम भी आपसे कम नहीं हैं। तो यहाँ पर ईर्ष्या और द्वेष के कारण वो पैसे की पावर, अपनी ताकत को, पैसे को, अपनी पावर शक्ति को दिखाना चाहते। ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं, पैसा पावर है, इसका प्रमाण लोग अपने आसपास माल, आसपास कोठी, मकान आदि इकट्ठा करके देखते हैं। देखिए कुछ लोग क्या है, दिखावे की प्रवृत्ति होती है कुछ लोगों में। वो लोग क्या करते हैं, बड़े ऊंचे महल बना करके, ठीक है, कोठी मकान बना करके, है ना, और दिखाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि दिखावा ना करके सिर्फ पैसे को बैंक में से जमा करके वो अपने आप में गर्व करते कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। कुछ संयमी लोग इस पावर को समझते हैं कि किंतु वे प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। कुछ लोग प्रदर्शन में, दिखावे में विश्वास नहीं करते हुए संयमी होते हैं और वे पैसा जोड़ते इसे संग्रह को देख कर गर्व का अनुभव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, गर्व का अनुभव। पैसे को इकट्ठा उनके पास अगर बैंक बैलेंस है तो उन्हें बड़ा गर्व होता है, कार होता है कि हमारे पास इतना सारा पैसा है, ठीक है। मित्र का मनी बैग खाली हो गया था। लेखक ने समझा कि जो सामान उन्होंने खरीदा था वह उनकी आवश्यकता के अनुरूप था। उन्होंने अपनी परचेजिंग पावर तथा क्रय के अनुसार सामान खरीदा। देखिए यहाँ पर लेखक के मित्र की बात की जा रही है। उन्होंने अपना पूरा का पूरा पैसा समाप्त कर दिया बाजार के प्रदर्शन में आकर्षित होकर के, ठीक है, और उन्हें बड़ा गर्व हो रहा था कि हमने बहुत सारे वस्तुएं खरीदी है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। ये क्या है, एक परचेजिंग पावर की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, बाजार का जादू। बाजार का जादू, ये जो पार्ट है बाजार का जादू की बात की जा रही है यहाँ पर कि बाजार को जादू कहा गया है। जादू किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार से हम उस जादू की ओर आकर्षित हो जाते हैं, यह देखने को मिलता है। तो देखिए बाजार में आकर्षण होते हैं, ठीक है ना, उनमें प्रदर्शित वस्तुएं ग्राहक को आकर्षित करती हैं, वह उनको खरीदे। इस आकर्षण से बहुत कम लोग बच पाते हैं। संयमहीन व्यक्ति को बाजार कामना से व्याकुल नहीं कर पागल बना देता है। उसमें असंतोष, ईर्ष्या और तृष्णा उत्पन्न करके उसको बेकार कर देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाजार को जादू कहा गया है। बाजार अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, ठीक है, और उसमें अपने आप को प्रदर्शित बस है ना, यानी अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, जादू चलाता है। यानी अपने क्या होता है, बाजार में आप देखते हैं कि हर वस्तुएं इतनी व्यवस्थित, इतने है ना तरीके से रखी होती हैं, इतने उनकी शोभा, उनकी सुंदरता को बढ़ा करके ताकि लोग आकर्षित हो और वस्तुओं को खरीदें, ठीक है। और वही होता है जो बाजार चाहता है और बाजार का असर लोगों पर पड़ता है। इस कारण से लोग क्या करते हैं,
बाजार में फंस करके उसको उसके आकर्षण में आकर के, है ना, और अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से बाजार का जादू उन लोगों पर पड़ता है। जादू से रक्षा। अब देखिए, जादू से रक्षा यानी इस जादू के बचाव से हम कैसे बच सकते हैं। लेखक के एक अन्य मित्र बाजार गए थे, ठीक है। वहाँ अनेक चीज़ें थी। वह बाजार में रुके भी बहुत देर तक। उनका सभी चीज़ें खरीदने का मन हो रहा था। सोचते रहे क्या लूँ क्या ना लूँ। उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, खाली हाथ लौटे। बाजार का जादू उसी पर चलता है जिसकी जेब भरी हो और मन खाली होने का मतलब यह है कि पता ना होना कि उसकी आवश्यकता की वस्तु क्या है, ठीक है। वह सभी चीज़ें को खरीद लेना चाहता है। जब यह जादू उतरता है तब वह पता चलता है कि अनावश्यक चीज़ें खरीदने से आराम नहीं, कष्ट ही होता है, ठीक है। देखिए, जादू की से रक्षा। देखिए बच्चों, मित्र का उदाहरण दिया गया है कि एक मित्र जाते जरूर है, लेकिन उनका कोई उद्देश्य, कुछ पूरा लक्ष्य नहीं होता है कि हमें कौन सी वस्तु खरीदनी है, क्या खरीदारी करनी है, और इस कारण से वह उन वस्तुओं को खरीद नहीं पाते हैं, ठीक है, और अंततः खाली हाथ ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि उनका निश्चय नहीं था, एक उद्देश्य नहीं था, तो खरीद तो नहीं पाया और वापस चले आए। लेकिन जादू से बचने का एक उद्देश्य यही है कि हम जब कभी भी बाजार जाएं तो एक लक्ष्य, ये एक उद्देश्य बना कर जाएं, ठीक है। नहीं तो अगर हमारा जेब भरा हुआ है और मन खाली है तो हम अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेंगे और इस जादू की जकड़ में फंस जाएंगे। तो जादू की जकड़ से, जादू के आकर्षण से बचने के लिए एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमें जादू से बचना है चाहिए। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे मन में, हमारे हृदय में एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम बाजार जा रहे हैं, हमें कौन सी वस्तु को क्रय करना है, ठीक है बच्चों। अगले पॉइंट को चलते हैं। खाली मन और बंद मन। देखिए बच्चों, वही मैं भी जो बात बता रहा था, खाली मन और बंद मन। हमें खाली मन को खाली नहीं करना है कि पूर्ण रूप से खाली कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमारे मन के अंदर खाली रहेगा मन हमारा, तो हम जरूर बाजार के आकर्षण में फंस जाएंगे। तो हमारा पूर्ण रूप से खाली नहीं होना चाहिए। कुछ बाजार जाते समय कुछ न कुछ एक उद्देश्य होना चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन वस्तुओं को खरीदारी करनी है, क्रय करना है, तो यहाँ पर एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। और बंद मन का मतलब ये कि पूर्ण रूप से अपने मन को, है ना, बंद नहीं कर लेना है, कि अर्थात हमें उन वस्तुओं की ओर ध्यान ही नहीं देना है। हम उनको लेना ही नहीं है। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से, ठीक है ना, बंद कर लें, ठीक है, अनदेखा कर लें, ऐसा नहीं है। हम उन वस्तुओं को देखें और फिर भी धैर्य रखें, संयम रखें, तो वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं यहाँ पर। मन खाली ना रहे, इसका मतलब मन का बंद होना नहीं है। मन के बंद होने का अर्थ है शून्य हो जाना, ठीक है। मन के बंद होने का शून्य हो जाना अर्थात, है ना, शून्य किसका है, परमात्मा की बात की जा रही। जो परमात्मा ईश्वर है शून्य, क्योंकि वह पूर्ण है। बाकी लोग वह पूर्ण है, मनुष्य अपूर्ण है, लेकिन मनुष्य लोग क्या है, अपूर्ण है। उसके मन में इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अपूर्ण इसीलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अनन्य इच्छाएं उसकी जागृत होती है। मन को बलात् बंद कर लेना हठ है, और हम जबरन उसको अगर हट कर दें तो यह भी गलत है। यह एक सच्चा, ठीक है, तप नहीं है। सच्चा कर्म इस अपूर्णता को स्वीकार करके ही होता है। अतः मन को बलात् बंद करना है, ठीक है, किंतु मन को चाहे सो करने के छूट नहीं देनी। चलिए बच्चों, आगे ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट, देखिए यहाँ एक चूरन वाले भगत जी की बात बताई है। यही बता रही है कि चूरन वाले भगत जी जो थे वो चूर्ण का व्यापार करते थे,
लेकिन 6 आने से ज़्यादा कभी वो नहीं उसका विक्रय करते थे, बेचते नहीं थे कभी। और लोग उनके ग्राहक भी बन गए थे और उनसे ही खरीदारी भी करते थे। और उनका उद्देश्य यह था कि 6 आने अगर पा गए वो, तो उसके बाद तो वो मुफ्त में लोगों को चूर्ण बेच दिया करते थे। ये उनका उद्देश्य था, ठीक है। तो यहाँ पर उनके धैर्य और संयम की बात बताई जा रही है कि उनमें धैर्य और संयम था कि 6 आने से ज़्यादा वो कभी नहीं बेचे, है ना, या कि विक्रय नहीं किए, क्योंकि उनमें एक लक्ष्य था, उद्देश्य था कि हमें इतना ही बेचना है। इस कारण से वो इस क्रय पर या कि बाजार के आकर्षण पर नहीं पड़ते हैं। मतलब ऐसे। और इनका एक उदाहरण और भी दिया गया है कि बाजार में कुछ नमक और जीरा खरीदने जाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, सज सजा करके रखी रहती हैं, लेकिन उस ये नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। और ये अच्छे तरीके से उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, है ना। यानी उनका जो उद्देश्य है, उनका नमक जीरा लेना, तो सिर्फ नमक और जीरा ही लेकर आते हैं और बाजार के आकर्षण में वो नहीं फंसते और अन्य कोई वस्तुओं को वो खरीदारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भगत जी का एक उदाहरण दे दिया गया। ध्यान दीजिए, पैसे की व्यंग शक्ति। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पैसे की व्यंग शक्ति की बात बताई जा रही है कि पैसे की व्यंग शक्ति मतलब पैसे की व्यंग शक्ति चुभने वाली होती है। पैदल चलने वाले के पास गुजरती धूल उड़ाती मोटर उस पर व्यंग करती है कि तेरे पास मोटर नहीं है। वह सोचता है मैं भागा हूँ, नहीं तो किसी मोटर वाले के यहाँ जन्म लिया होता। देखिए, यहाँ पैसे को व्यंग शक्ति मतलब पैसे पर जो है उस पर व्यंग किया गया, उसकी ताकत पर, कि कुछ लोग मोटर गाड़ी लेकर निकलते हैं और हम यदि वहाँ से निकलते गुजरते हैं तो उस समय देख करके ऐसा लगता है कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, ये वस्तु हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम उतने सक्षम नहीं हैं तो अपने दुर्भाग्य, अपनी किस्मत पर, है ना, किस्मत को, है ना, कोसते हैं कि बताओ तुमने एक मोटर वाले के जन्म क्यों नहीं लिया, ठीक है, एक पैसे वाले के जन्म क्यों नहीं लिया। इस प्रकार से पैसे की व्यंग शक्ति का प्रभाव चूरण वाले भगत जी पर नहीं होता, लेकिन देखिए पैसे की व्यंग की जो ताकत है वो चूर्ण वाले भगत जी पर नहीं पड़ती है, ठीक है। जिसमें तृष्णा संचय की प्रवृत्ति नहीं है, उनमें तृष्णा, ठीक है ना, प्यास नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, ठीक है। इनका बल आत्मिक, नैतिक, धार्मिक, कोई भी बल कह सकते हैं। मतलब इनके बलों को हम किसी भी प्रकार से कह सकते हैं, यानी धार्मिक, नैतिक, संयम, इनमें कुछ हर प्रकार के गुण निहित हैं। ध्यान दीजिए, अंतिम पॉइंट है बाजार की सार्थकता। बच्चों, बाजार की सार्थकता की बात की जाए, बाजार को सार्थक तभी बनाते हैं जब हम बाजार को सार्थक तभी बनाते हैं जब बाजार में हम उन वस्तुओं का सही तरीके से उपयोग करते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है हम उन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, ठीक है, तभी हम बाजार को सार्थक बनाते हैं, ठीक है। यानी बाजार के प्रदर्शन, बाजार की सुशोभिता, उसके आकर्षण पर न फंस करके हमारे लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनकी हमें आवश्यकता है, हमें उन्हीं वस्तुओं की खरीदारी करना है और हम उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं तो हम बाजार को एक सार्थकता प्रदान करते हैं, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से बाजार की सार्थकता पर ध्यान दिया गया। तो बच्चों, इस प्रकार से ये जो पॉइंट थे, जो बिंदु थे, वो महत्वपूर्ण बिंदु को मैं लेकर आया था और ये बिंदु का हम लोगों ने पूर्ण रूप से अध्ययन किया। धन्यवाद बच्चों।